डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। आज के इस लेक्चर में हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम स्टडी कर रहे थे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड के फॉर्म में सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के जरिए से। कि जो ब्लड वेसल्स है ये आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज है, तो इनके जरिए से जो ब्लड है वो मूव करता है थ्रू आउट बॉडी में। नाउ ये जो ब्लड की कंपोजिशन क्या है कि ब्लड में एक्स्ट्रा सेलुलर जो नेटवर्क, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और इसके अलावा ब्लड में क्या है कि ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आरबीसीज की फॉर्म में, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्म में और ब्लड प्लेटलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और लास्ट के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये क्या है, ये कलरलेस और नॉन जो न्यूक्लिएटेड सेल है जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम यही स्टडी कर रहे हैं। देखिए जो ब्लड क्लॉटिंग है, इस ब्लड क्लॉटिंग को हम कोगुलेशन भी कहते हैं। कोगुलेशन और क्लॉटिंग ये क्या प्रोसेस है? देखिए अगर हम नॉर्मली बात करते हैं ब्लड के बारे में, तो ब्लड क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। कब तक? जब तक कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है। और जो ही ये ब्लड जो है मूव करता है आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ये फिर चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड टू सॉलिड जेल की फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से क्या है कि जो ब्लड का क्लॉटिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हमारे बॉडी में कोई माइनर कट लगता है या बॉडी में कोई इंजरी आ जाती है किसी भी केस से, जैसे कि एक्सीडेंटल केस हो, तो उस टाइम क्या है कि जो हमारे ब्लड में, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स जो है, ये रप्चर हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। तो इस ब्रेक हो, इन ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से क्या, जो ब्लड है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो उस टाइम जो है एक्सेस जो ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो उस ब्लड क्लॉटिंग के जरिए से जो आउटफ्लो ऑफ जो ब्लड है जो बॉडी से निकलता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को समझने के लिए जो है आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए कि जो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, किस तरह से ब्लड कोगुलेट होता है और किस तरह से ब्लड में जो है क्लॉट्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड है वो चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड जेल की फॉर्म में। इट इज द प्रोसेस ऑफ transformations of blood from liquid form into a solid gel is called clot। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट। किस तरह से बनते हैं कि जब बॉडी में कोई माइनर कट लगता है या कोई इंजरीज आ जाती है, इस इंजरी या कट लगने से क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, और इस रप्चर से क्या है कि जो ब्लड है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो उस टाइम क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड है ये क्या है कि ये चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड जेल की फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। और जो ब्लड लिक्विड फॉर्म में से चेंज होकर सॉलिड फॉर्म में जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट। अब ये क्लॉट क्या है? क्लॉट जो है इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड फाइब्रिन। अब ये क्लॉट क्या है? क्लॉट्स में क्या है कि इसमें नेटवर्क होते हैं किसके, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स। कौन से हैं? फाइबर। ये जो फाइबर्स है ये इनसॉल्युबल प्रोटीन्स है, ये थ्रेड की फॉर्म में होते हैं, किसमें, मास ऑफ थ्रेड्स बन जाते हैं क्लॉटिंग के टाइम। और जैसे कि अगर ये ब्लड वेसल्स है, क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये ब्लड है ये मूव करता है, इसके अंदर जो है ब्लड मूव करता है। जब कोई माइनर कट लगता है या इंजरी होती है,
एट दैट टाइम जो ब्लड वेसल्स है ये रैप्चर हो जाता है, तो इससे क्या है कि जो ब्लड है ये मूव करता है आउटसाइड ऑफ द वेसल्स और बॉडी से जो है ये बाहर करता है, बाहर जो है ये ब्लड मूव करता है। तो उस टाइम क्या है कि ये जो ब्लड जब बाहर आ जाता है तो उसी टाइम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनको हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, और उन क्लॉटिंग फैक्टर उस टाइम एक्टिवेट होते हैं। तो एक्टिवेशन होने की वजह से क्या है कि जो ये सॉल्युबल जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स में, या थ्रेड्स की फॉर्म में फाइबर्स बन जाते हैं, जिससे क्या है कि इस तरह से जो है फाइब्रिन्स की जो प्रोटीन्स है ये जो है सॉल्युबल फॉर्म में जो है चेंज हो जाता है। तो इससे क्या है कि जो आउटफ्लो ऑफ जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से क्या है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर कैरी होता है। तो इसलिए जो ये क्लॉट क्या है, क्लॉट नेटवर्क्स है किसके, इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स के, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन। और ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, थ्रेड लाइक जो मास ऑफ जो थ्रेड्स की जो शेप्स है जो यहां पर ये बन जाते हैं, इससे जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। और ये जो फाइब्रिन वाली जो प्रोटीन है ये क्या है, इनसॉल्युबल प्रोटीन जो फाइब्रिन है, इसके साथ जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है किसके फॉर्म में, आरबीसीज की फॉर्म में, डब्ल्यूबीसीज की फॉर्म में, और जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो इस प्रोटीन के साथ जो है ट्रैप हो जाते हैं, जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स जो है इसके साथ ट्रैप हो जाते हैं। इसमें से जो है बहुत सारे जो एसेंशियल फैक्टर्स है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, वो सारे के सारे जो फैक्टर्स है इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में उनका इंपॉर्टेंट रूल जो है रहता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए क्लॉटिंग, या इसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन। तो जब जेल की फॉर्मेशन होगी, क्या है जेल, क्या है एक सॉलिड फॉर्म है, एक क्लॉट है। द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन या द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन या जेल फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग प्रोसेस, या इसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन प्रोसेस। तो आप ऐसे समझिए कि जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग से क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म ऑफ जो ब्लड है वो चेंज हो जाता है किसमें, एक जेल फॉर्म में, या मास ऑफ थ्रेड्स में जो है वो चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग या कोगुलेशन। नाउ जो ये क्लॉटिंग प्रोसेस या जो कोगुलेशन का जो प्रोसेस है, इट इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्लॉटिंग का प्रोसेस या जो कोगुलेशन का जो प्रोसेस है ये किससे होता है, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से होता है। किससे, केमिकल रिएक्शन से होता है, जिसमें कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ इनएक्टिवेटेड जो सब्सटेंसेस या जो फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेशन से क्या है बहुत सारे जो चेंजेस इसमें आ जाती है। तो उन चेंजेस से क्या है कि जो लिक्विड फॉर्म ऑफ जो ब्लड है वो चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, और इन केमिकल रिएक्शन के से क्या होता है कि इनका इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, फॉर्मेशंस ऑफ फाइब्रिन थ्रेड्स। और इस तरह के जो है थ्रेड्स की जो फॉर्मेशंस जो है करने में इन केमिकल रिएक्शंस का काफी रूल रहता है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस से। जैसे कि इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नाउ इसमें जो है 13 फैक्टर है, कितने हैं, 13 फैक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऐसे जो 13 फैक्टर है जो क्या करते हैं, जो प्ले करते हैं, जो है रूल प्ले करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में है। इसमें फर्स्ट फैक्टर क्या है, फाइब्रोजिन। फर्स्ट क्या है, फाइब्रोजिन, और इसका सोर्स क्या है, ये इनकी जो फॉर्मेशन है वो लीवर में होती है। और नेक्स्ट क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। सेकंड फैक्टर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, इसका भी सोर्स क्या है, लीवर है, और ये लीवर के अंदर ही इनकी जो है फॉर्मेशन होती है और लीवर से ही ये रिलीज होते हैं। और ये फैक्टर जिनकी सिंथेसिस कहां पर, लीवर में होती है, और लीवर से फिर जाकर ये ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड जो फैक्टर है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। क्या है,
थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर, और इसका सोर्स क्या है, डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यू और जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के सोर्स है। नाउ नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम आयन। क्या है, कैल्शियम जो आयंस है, ये कैल्शियम आयंस का भी रूल रहता है किस में, इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में। इसमें से जो है कुछ एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करते हैं, कुछ ऐसे इनएक्टिव सब्सटेंसेस है हमारे, कुछ इनएक्टिव जो फैक्टर्स है बॉडी के अंदर, वो कैल्शियम के प्रेजेंस से क्या है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। ओके, और जो फिफ्थ जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो लेबाइल फैक्टर है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रो एक्सिलरेशन फैक्टर या एक्सिलरेटर ग्लोबुलिन। नेक्स्ट जो सिक्स्थ फैक्टर है वो है इसमें जो है प्रो कन्वर्टिन ये भी एक फैक्टर है, इसको भी हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये सिक्स और सेवंथ में क्या है, स्टेबल फैक्टर। एट्थ कौन सा है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्या है ये, एट जो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, और इसको हम क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, या इसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं। इसको याद रखिए आप, क्योंकि इसमें से इस क्लॉटिंग फैक्टर्स में एंटी हीमोग्लोबिन ए भी है, बी भी है, सी और डी प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो नाइन्थ फैक्टर है वो है क्रिस्टमस फैक्टर, और क्रिस्टमस फैक्टर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो है ये क्रिस्टमस एक जो है साइंटिस्ट था, उसी ने इस फैक्टर को डिस्कवर किया, तो उसी के नाम से जो इसका जो नाम रखा है वो है क्रिस्टमस फैक्टर, या इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, और इसके साथ साथ जो है इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं। और 10th फैक्टर क्या है, स्टॉर्ट फैक्टर, इसको जो नेक्स्ट नाम इसका क्या है, थ्रोम्बोकाइनेस है। 11th फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। और ये जो 12th फैक्टर कौन सा है, हेगमैन फैक्टर है, या इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फैक्टर। इसके अलावा ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर डी है। लास्ट जो 13th फैक्टर है, ये क्या है, फाइब्रिन है, या स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फाइब्रिनेस। तो इस तरह से क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को प्रोसीड करने में, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और ये इनकी फॉर्मेशन जो है मैक्सिमम कहां पर होती है, लीवर में। फिर लीवर में जब इनकी कंप्लीट फॉर्मेशन होती है, तो फॉर्मेशन होने के बाद फिर ये ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाती है, और जहां से माइनर कट लगता है, जहां से ब्लीडिंग बॉडी में होती है, तो वहां पर जाकर वो ब्लड को क्लॉट करते हैं। वहां पर जो है मास ऑफ थ्रेड्स या जेल की फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि बॉडी से जो आउटफ्लो ऑफ जो ब्लड है वो रुक जाता है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के डिफरेंट स्टेजेस है, तो इन डिफरेंट स्टेजेस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद क्या है कि फाइनल ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इन स्टेजेस में डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस है वो टेक्स प्लेस हो जाता है। तो इन केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे जो इनएक्टिव जो सब्सटेंसेस है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस एक्टिव फॉर्म में आने की वजह से बाद में जो ये क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उनको कैरी करता है। तो फर्स्ट क्या, there are 3 different stages during the process of blood clotting. The first one is formations of prothrombin activator. सबसे पहले क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी, और जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी तो इसके फॉर्मेशन से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट होगा किस में, थ्रोम्बिन में, और फिर ये एक्टिव जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रोजिन को कन्वर्ट करेगा किस में, फाइब्रिन में। ये 3 डिफरेंट स्टेजेस है, यहां पर हम इनको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन किससे होगी, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जो फॉर्मेशन है ये 2 पाथवे से होगा। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड द सेकंड इज इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, बहुत शॉर्ट पाथवे है और रैपिड है, ये बहुत तेजी से ये प्रोसेस
कैरी होता है। और इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है। क्या है ये, कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है और बहुत ही स्लो पाथवे है। नाउ सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे से देखेंगे कि किस तरह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम एक्सटेंसिक पाथवे से देखेंगे किस तरह से जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इसमें से सबसे पहले जो ब्लड वेसल है ये डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जब बॉडी के अंदर कोई माइनर कट लगता है तो माइनर कट लगने की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं और ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द वेसल्स। देखिए कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी माइनर कट लगता है तो माइनर कट ये लगने से या इंजरी होने की वजह से क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्ड हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स में क्या है कि जो एंडोथेलियम है, ये एंडोथेलियम जो है ये भी डैमेज हो जाता है। और इस एंडोथेलियम के नीचे क्या है, जो कोलेजन है इन कनेक्टिव टिश्यूज में ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं। तो इस इंट्रिंसिक पाथवे में जब इस तरह से जो है ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, एंडोथेलियम जो है ये भी डैमेज होगा और एंडोथेलियम के नीचे जो कोलेजन है यानी जो कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन है वो जो है एक्सपोज्ड होगा। तो उस टाइम क्या है कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो किस तरह से एक्टिवेट होंगे और इनके एक्टिवेशन से फाइनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कैसे होगी, इसको आप यहां पर कंसंट्रेट कीजिए। नाउ तो इस डैमेज ब्लड वेसल से ब्लड जो है वेसल जब डैमेज होगा तो ब्लड वेसल रप्चर्ड होंगे, इसमें एंडोथेलियम भी डैमेज होगा। उसके बाद जो कोलेजन है वो एक्सपोज्ड होगा। तो इसमें क्या है कि जो फैक्टर 12 है इसको हम क्या कहते हैं, हेगमैन फैक्टर। क्या है, हेगमैन फैक्टर जो 12 फैक्टर है, जब ये व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द कोलेजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म। ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो हेगमैन फैक्टर ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये इस कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये फिर जो है कन्वर्ट होगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में। नो एक्टिव फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होगा फिर ये एक्टिव फॉर्म जो एक्टिव 12 जो फैक्टर है ये फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको, 11 फैक्टर को फिर ये जो है फर्दर एक्टिवेट करेगा। तो 11 फैक्टर कौन सा है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर है, या इसको हम क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाउ जब ये 11 जो फैक्टर है जब एक्टिवेट होगा फिर ये कैल्शियम की प्रेजेंस से 9th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। किसको, जो 9th फैक्टर है इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में। तो ये 9th फैक्टर कौन सा है, क्रिस्टमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है। नाउ ये जो 9th एक्टिव जो फैक्टर है फिर ये कैल्शियम और फैक्टर 8 की प्रेजेंस से जो 10th फैक्टर है उसको कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, 10th जो फैक्टर है जिसको हम कहते हैं स्टार्ट फैक्टर, ये जो है इनको एक्टिवेट करेगा कैल्शियम और फैक्टर 8 की प्रेजेंस से, किसमें, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब जो ये 10th एक्टिव फॉर्म है ये अब कंबाइन होगा किसके साथ, थ्रोम्बिन के साथ। यानी जो ये एक्टिव फैक्टर है कौन सा, 10th वाला, अब ये जो है ब्लड प्लेटलेट्स के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि जो ब्लड प्लेटलेट्स है तो इन प्लेटलेट्स में क्या है, थ्रोम्बिन है। इस थ्रोम्बिन के साथ ये इसके साथ जो है कांटेक्ट में आएगा, थ्रोम्बिन के साथ कंबाइन होगा। तो थ्रोम्बिन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर सेकंड है। क्या है, ये फैक्टर सेकंड है। ये जो फैक्टर एक्टिवेटेड जो 10th फैक्टर है ये क्या करेगा, ये कंबाइन होगा किसके साथ, थ्रोम्बिन के साथ। थ्रोम्बिन क्या है, सेकंड फैक्टर है। इसके कंबाइन होने के बाद जो है ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन करेगा, किसकी प्रेजेंस से, कैल्शियम की प्रेजेंस से। नाउ ये पॉइंट याद रखिए आप। तो इस तरह से इंट्रिंसिक पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है बल्कि ये क्या है, एक क्विक प्रोसेस है और शॉर्ट प्रोसेस है। तो इस एक्सट्रिंसिक पाथवे से क्या है, जब इंजरी होती है
क्या है, जब बॉडी में कोई इंजरी आती है तो बॉडी से जो ब्लड है वो मूव करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है जो डैमेज टिश्यू है तो टिश्यू फैक्टर वहां पर प्रेजेंट होगा। क्या है, तो उसमें क्या है, टिश्यू, उस डैमेज टिश्यू में क्या है, एक फैक्टर प्रेजेंट होगा, एक ब्लडिंग क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर, या इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, जैसे इसमें फॉस्फोलिपिड्स है और इसके अलावा क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है। क्या है ये, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है। और इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इस डैमेज्ड जो टिश्यू है वहां से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा तो ये कैल्शियम की प्रेजेंस से ये फैक्टर जो 10th है, ये जो फैक्टर जो 10th है इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ये जो एक्टिवेटेड जो 10th फैक्टर है ये कंबाइन होगा किसके साथ, थ्रोम्बिन के साथ। थ्रोम्बिन क्या है, सेकंड फैक्टर है। इसके साथ जब ये कंबाइन होगा तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से जो है फर्स्ट स्टेज में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी। अब जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जब फॉर्मेशन होगी, अब ये किस तरह से जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करेगा और फाइब्रोजिन को फाइब्रिन में किस तरह से एक्टिवेट करेगा, अब यहां पर देखिए। नाउ ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर्स हैं, अब क्या करेगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये फैक्टर सेकंड है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में। इसका रूल क्या है, प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है कैल्शियम की प्रेजेंस से प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में। ये जो थ्रोम्बिन है ये एक्टिव फॉर्म में है। याद रखें सेकंड स्टेज में क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है ये कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और जो थ्रोम्बिन है अब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। नाउ जब ये थ्रोम्बिन जो है एक्टिव हो जाएगा, अब ये जो एक्टिवेटेड जो थ्रोम्बिन है, जो एक्टिवेटेड जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजिन, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है, ये फाइब्रोजिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, फाइब्रिन में। अब जो फाइब्रोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और जो फाइब्रिन है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो इस तरह से क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में, जिसमें सेकंड ये जो फर्स्ट स्टेज यहां पर कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेज में क्या है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है उनको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है थर्ड स्टेज में फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, फाइब्रिन में। और फिर फाइब्रिन किससे, जो 13 जो फैक्टर है इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फाइब्रिनेज, इसकी प्रेजेंस से जो फाइब्रिन है ये आगे जाकर जो है क्लॉट्स की फॉर्मेशन करेगा, इसमें क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन क्लॉट्स। इस तरह से ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से जो क्लॉटिंग है या कोगुलेशन का ब्लड टेक्स प्लेस होता है एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे से और इन डिफरेंट स्टेजेस से। नाउ अब ये क्लॉट क्या है, नाउ ये जो क्लॉट है ये मास ऑफ कोगुलेटेड ब्लड है। क्या है, ये मास ऑफ कोगुलेटेड ब्लड है जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है, ये सारे के सारे इंट्रैप्ट होते हैं किसके साथ, फाइब्रिन मैशवर्क के साथ। बट इसमें डब्ल्यूबीसीज और जो आरबीसीज है इसका कोई भी रूल नहीं है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो प्लेटलेट्स है इसका इंपॉर्टेंट रूल रहता है ब्लड के क्लॉटिंग में। लेकिन जब क्लॉटिंग जब का प्रोसेस जब होता है तो उस टाइम क्या कहते हैं कि जो फाइब्रिन है इसके साथ जो है ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज भी इसके साथ एंट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के अंदर कैरी होता है किससे, टू जो है पाथवे से, एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक पाथवे। थैंक यू सो मच।